हाँ भाई साहब, जय हिंद, जय हिंद। देखो ये मेरी डायलॉग है तो इसलिए मैं स्टार्ट ही इसी से करता हूँ। तो बिना किसी वीडियो में अगर नहीं जाए तो मज़ा ही नहीं आता मुझे। तो चलिए देखिए, इससे पहले हम लोगों ने जो पिछले क्लास में पढ़ा था वो आप जानते हो कि राज्यसभा के बारे में हमने देख लिया था। तो अब हम लोग मूव करते हैं सीधे, हमारा आर्टिकल होने वाला है कौन सा, 81, और ये डील करेगा किससे, लोकसभा से। तो लोकसभा को इंग्लिश में भी लोकसभा ही कहते हैं, लेकिन चलिए इसको कुछ और देखते हैं, पीपल्स हाउस बोल सकते हैं आप इसको। देखिए लोकसभा के बारे में जैसे हमने आपको बताया था कि पिछले जो लेक्चर में कि राज्यसभा एक अपर हाउस होता है, उच्च सदन होता है, वैसे ही लोकसभा हमारा क्या होता है, एक लोअर हाउस होता है। अब ये लोअर हाउस क्यों होता है, इसके पीछे क्या जो कारण है उसको जानेंगे जब आप, तो एक शब्द मिलेगा जो हम लोग, एक प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं, रीजनिंग असर्शन वाला प्रश्न, मतलब जिसमें कथन कारण आते हैं। और यूपीएससी और पीएससी का एक शानदार कह सकते हो कि एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बनता है कथन कारण का। इसमें 4 ऑप्शन होते हैं। एक कहता है कि कथन सही है, कारण भी सही है, दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है, पहला ऑप्शन रहता है। दूसरा रहता है कथन सही है, कारण भी सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करते। तीसरा रहता है कथन सही है, कारण गलत है। चौथा रहता है कि दोनों गलत है, या फिर कथन सही है कारण गलत है, या फिर कथन गलत है कारण सही है। मतलब ये 4 ऑप्शन रहते हैं। चलिए देखते हैं, एक मैं एग्जांपल लेता हूं, उसके हिसाब से आप जीवन में कभी भी ये रीजनिंग असर्शन वाले क्वेश्चन छोड़ ही नहीं पाओगे। चलिए देखते हैं। देखो, तो मैं 4 ऑप्शन आपको दे रहा हूं, ठीक है ना, और मैं एक प्रश्न भी दे रहा हूं। एक जैसे मान लीजिए ए भी सही है और आर भी सही है, और दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन करते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि ए सही है, आर सही है, दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करते। तीसरा क्या है, ए सही है, आर गलत है, और चौथा कर देते हैं ए गलत है, आर सही है। अब चलिए एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, एक डेमो क्वेश्चन। मैं आपको फर्स्ट स्टेटमेंट दे रहा हूं ए, और मैं कह रहा हूं कि वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग, एनवायरमेंट का क्वेश्चन लेंगे, ध्यान रखिएगा, बढ़ रहा है। मैंने आपको दिया कथन, ठीक है ना, कहा कि वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। और दूसरा मैंने बोला, बी ऑप्शन दे रहा हमने कि कार्बन डाइऑक्साइड घट रहा है। मैंने 2 ऑप्शन दिए आपको। तो अब इस केस में आप कैसे सॉल्व करोगे, पहला देखोगे वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, बात सही है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड घट रहा है, स्टेटमेंट सही है क्या, गलत। तो इस केस में क्या होगा, ए सही है, आर गलत, ए सही है, आर गलत। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, अब मैं स्टेटमेंट उलट रहा हूं। देखो चारों को मैं एक एक करके एग्जांपल देके प्रूफ करूंगा। देखिए मैं कह रहा हूं कि वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग घट रहा, मैं ये कह रहा हूं, पहला स्टेटमेंट। दूसरा मैं बोल रहा हूं कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, इस केस में क्या होगा, पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत है, दूसरा क्या है, सही है। तो इस केस में क्या सही हो जाएगा बच्चा, ये वाला, ठीक है, यानी ए गलत है और आर सही है। ये 2 तो एक्सप्लेन हो गए ना बच्चा। अब देखो, अब मैंने क्या दिया स्टेटमेंट आपको, अब मैंने स्टेटमेंट दिया कि वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, ठीक है, मैंने ये दिया आपको ऑप्शन में। और दूसरा मैंने बोला, इधर दूसरा स्टेटमेंट हमने क्या दिया, दूसरा स्टेटमेंट हमने ये दिया कि जलवाष्प एक ग्रीन हाउस गैस है, मैंने ये बोला, वाटर वेपर आप लोग सुने होंगे ना। मैंने स्टेटमेंट दिया कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, और दूसरा स्टेटमेंट दिया जलवाष्प एक यानी वाटर वेपर एक ग्रीन हाउस गैस है। अब बताइए क्या आंसर होगा, पहला स्टेटमेंट सही है, यस, दूसरा भी सही है। वाटर वेपर क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है। देखो ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, वे गैस जो हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं उन्हें हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, ध्यान रखना। वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सब क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। तो आप जान रहे हो कि जलवाष्प भी क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है। अब दोनों स्टेटमेंट तो सही है, अब आप भ्रम में आ गए कि इसमें भी दोनों सही है, इसमें भी दोनों सही है। अब क्या एक दूसरे को एक्सप्लेन हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो अब इसके लिए हम 3 प्रश्न पूछेंगे, क्या, क्यों, कैसे। तो अगर इन तीनों में से कोई भी आंसर मिलता है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है क्योंकि जलवाष्प एक ग्रीन हाउस गैस है, ओके ठीक है, बात तो दोनों सही है। क्योंकि अगर देखा जाए कि ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है, आपका ग्रीन हाउस क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, और इसका कारण क्या होता है,
जलवाष्प भी होता है, और जलवाष्प एक ग्रीन हाउस गैस है। तो देखो एक चीज ध्यान रखिएगा, इस केस में अगर आप देखें तो दोनों स्टेटमेंट सही है। और जलवाष्प से क्या होता है बच्चा, जलवाष्प से ही तो, यानी वाटर वेपर से ही तो क्या होता है, हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। अगर हम पीछे जाएं, ग्लोबल वार्मिंग के कॉज क्या हैं, तो हम कहेंगे मीथेन, ठीक है, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब ग्रीन हाउस गैस हैं जो ग्लोबल वार्मिंग को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो इस केस में दोनों केसेस सही हो जाएंगे और दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि इसका संबंध दोनों का एक दूसरे से है। तो इसलिए दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब कब एक्सप्लेन नहीं करेंगे, जैसे अब मैंने क्या किया कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, ठीक है, और दूसरा मैंने बोला कि NO2 और SO2 बढ़ रहा है। बात सही है, NO2 और SO2 भी बढ़ रहा है और ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रहा है, दोनों सही है। लेकिन क्या ये दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन करते हैं? आप कहोगे नहीं, क्योंकि इनका संबंध एसिड रेन से है, न कि ग्लोबल वार्मिंग से। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये सही है, दोनों सही हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करते। ये ध्यान रखिएगा, आप कब क्यों कैसे कुछ क्वेश्चन पढ़िएगा, वो उन दोनों का रिलेशन अगर मिले तो आप उसको आंसर ला दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने बोला कि ये लोअर हाउस है, ठीक है ना, और हमने बोला कि राज्यसभा एक अपर हाउस है। तो राज्यसभा को अपर हाउस क्यों बोला, क्योंकि राज्यसभा एक परमानेंट क्या है, हाउस है, जो कभी भंग नहीं होता, जो कभी डिसॉल्व नहीं होता। जबकि लोकसभा क्या होता है, हर 5 साल में क्या हो जाता है, डिसॉल्व होता है। इसलिए हम कहेंगे कि ये एक लोअर हाउस है। तो कथन कारण में अगर आए पहला कि लोकसभा को हम निम्न सदन कहते हैं, लोअर हाउस कहते हैं, और नीचे कारण में दे दिया जाए क्योंकि हर 5 वर्ष में ये क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व होते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट सही, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ध्यान रखिएगा, हमने कथन दे दिया कि लोकसभा एक निम्न हाउस है, निम्न सदन है, और कारण में हमने दे दिया क्योंकि लोकसभा कभी डिसॉल्व हो ही नहीं सकता। तो पहला सही, दूसरा गलत। समझ गया ना मेरी बात को? आप घर पे जाके प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिएगा, 9 आए तो मुझसे बताइएगा, मैं उसको आगे बताऊंगा कुछ और चीज। अब देखिए, तो लोअर हाउस है ये, इसको हम पीपल हाउस भी कहते हैं, जनता का सदन। क्यों बच्चा, हम जनता का सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो भी मेंबर इलेक्ट होके जाते हैं उनको इलेक्ट कौन करता है, जनता। इसीलिए हम इसको जनता का सदन कहते हैं। इसको लोकप्रिय हाउस भी कहते हैं, लोकप्रिय सदन, फेमस सदन। क्यों, क्योंकि ये जनता के लिए प्रिय है। क्योंकि देखिए, राज्यसभा में जनता तो वोट कर ही पाएगी नहीं, तो जब जनता राज्यसभा में वोट नहीं कर पाएगी और लोकसभा में कर पाएगी, लोकसभा में कौन बैठेगा वो डिसाइड करेगी जनता, तो जनता को प्रिय कौन सा होगा, लोकसभा। इसलिए इसको ध्यान रखिए। अब देखिए, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है बच्चा, 5 साल, यानी इसके मेंबर्स 5 साल के लिए चुने जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, 5 साल जैसे हो जाएगा लोकसभा हमारी डिसॉल्व हो जाएगी, भंग हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब कुछ और आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में जो मेंबर्स हैं, सीटों की संख्या वो क्या है। देखो, लोकसभा की सीटों की संख्या पहले थी 552, लेकिन अभी वर्तमान में आपसे पूछा जाए तो अब कितनी सीटें हैं, 550। देखो, जैसे राज्यसभा में 12 मेंबर को प्रेसिडेंट क्या करता था, नॉमिनेट करता था, वैसे ही लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस को कौन, राष्ट्रपति नॉमिनेट करता था। लेकिन इन 2 सीटों को क्या कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया। तो इस समय वर्तमान में लोकसभा में सीटें कितनी हैं, 550। लेकिन इसमें इलेक्शन कितने पर होता है, 543। ये ध्यान रखेगा। ओके, अब मैं एक प्रश्न पूछूंगा, नहीं पहले 43 + 2 था, बात समझो, लेकिन 2 खत्म, तो अब कितना बचा बच्चा, नहीं समझे। देखो, पहले 543 + 2 था, मतलब 545 टोटल, लेकिन ये 2 तो खत्म ना, नहीं समझे तुम? हाँ समझ तो बोलो ना, रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुमने खाना खाया कि नहीं खाया, ये बात। अब मैं एक प्रश्न पूछूंगा आपसे, एंग्लो इंडियंस नाम सुना ही होगा, एंग्लो इंडियंस होता क्या है, हाँ काले लोग, हाँ बताएं। क्या ऐसा उल्टा नहीं हो सकता है, मतलब पिता क्या होना चाहिए, यूरोपियन ओरिजिन, और माता उल्टा नहीं हो सकता ना। यस, उन्होंने बिल्कुल सही बोला। ये बोला इन्होंने कि अगर कोई भारतीय लड़की किसी यूरोपीय, यस खाली यूरोपीय, ध्यान रखना, ये मत नेपाल बांग्लादेश बोल देना, ऐसा नहीं है,
ठीक है ना। खाली कौन सा, आपका यूरोपीय अगर पति है और उनके जो संतान होंगे तो वो सब क्या कहे जाएंगे, एंग्लो इंडियंस कहलाए जाएंगे। ध्यान रखेगा, कई लोग एंग्लो इंडियंस का मतलब विदेशी समझते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, और काले भी नहीं होते, ये चीज़ ध्यान रखना। एंग्लो इंडियंस का मतलब होता है कि पिता यूरोपीय और माता इंडियन, ध्यान रखिए। ओके, तो अब देखिए ये जो सीटों पे ब्रेकडाउन है ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए लोकसभा के जो भी हैं मेंबर्स, इसमें कुछ रिजर्वेशन का भी प्रोविजन है। अब रिजर्वेशन का प्रोविजन क्या है बच्चा, देखो इसमें कुछ सीटें एससी के लिए और कुछ सीटें एसटी के लिए रिजर्व है। कोई बता सकता है कितने कितने? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 84 किसके लिए, एससी के लिए, और 47 एसटी के लिए सीटें रिजर्व है हमारी किसमें, लोकसभा में। एक चीज ध्यान रखिएगा, एक और चीज, हमारे यहाँ लोकसभा में जो सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन है, बंटवारा है, वो वर्तमान में 1971 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग है। मतलब 1971 में जो जनसंख्या हमारी थी उसके अकॉर्डिंग प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक लोकसभा की सीटें हैं, ये ध्यान रखिएगा। यानी 10 लाख की पॉपुलेशन को एक एमपी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। और ये जनसंख्या कौन सा है, 1971। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। देखो संविधान में लिखा गया है कि हर जनसंख्या के बाद, हर जनगणना के बाद किया जाएगा कि जो लेटेस्ट जनगणना होगी ना उसी को उसमें समायोजित किया जाएगा, मिला दिया जाएगा। मतलब जब भी जनगणना हो जाएगी उसके बाद लोकसभा की सीटों का फिर से हम क्या करेंगे, निर्धारण करेंगे, और फिर से उसको रीऑर्गेनाइज करके फिर से हम डिसाइड करेंगे कि कितनी लोकसभा में सीटें होंगी, ठीक है। लेकिन अभी तक 1971 के बाद से हमने फिर से दोबारा डिसाइड नहीं किया, ये ध्यान रखिएगा। क्यों नहीं किया, देखो इसके पीछे कई रीजन। रीजन नंबर फर्स्ट, जो लोकसभा की सीटिंग कैपेसिटी है वो भी कम है। आपको याद होगा कि हम लोग पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बना रहे हैं ना, तो वो जो पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बना रहे हैं तो हो सके आने वाले समय में ये फिर से ऑर्गेनाइज हो। प्लस हमारे देश में अगर हम और ज़्यादा सीटों की संख्या बढ़ा दिए तो इलेक्शन कॉम्प्लिकेशन और बढ़ जाएगा, समझ रहे हैं ना बात को, थोड़ा बजट पे भी भार पड़ेगा। तो इसलिए अभी सरकार के पास जब एक वेल्थ आ जाएगा तो सरकार इसको क्या कर सकती है, लागू कर सकती है, ध्यान रखेगा। फिलहाल कब तक ये 1971 वाला जो जनगणना वाला विषय है, सेंसस 1971 का के अकॉर्डिंग हम लोकसभा में जो सीटों की संख्या रखे हैं, ये कब तक लागू रहेगा, तो ये लागू रहेगा कब तक, 2026 तक। यानी जो सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कितना, ये 550, ये सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन एज कब तक सेम रहेगा, 2026 तक, ये ध्यान रखेगा। ओके, अब देखिए एक चीज जो मैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में भूल गया था, जो यहाँ पर बताऊंगा, और एक प्रश्न पीसीएस में जो आया था उसको भी मैं बताऊंगा। चलिए देखते हैं। देखिए कहा जाता है कि मान लीजिए जो कुल मंत्री होंगे, मिनिस्टर्स, मंत्रियों की संख्या कितनी होगी, यानी कितने मंत्री बन सकते हैं, कोई बता सकता है मुझे? 15% ना, तो 15% पार्लियामेंट के, या फिर 15% लोकसभा के, या फिर 15% राज्यसभा के। पार्लियामेंट, महिला पार्टी, लोकसभा, राज्यसभा, आप बताइए। पार्लियामेंट, हाँ दिलीप, पार्लियामेंट। ओके, देखिए 15% जो सीटें होंगी, मतलब 15% जो मंत्री बनेंगे, वो बनेंगे कहां से बच्चा, वो बनेंगे लोकसभा से, ठीक है। क्योंकि सरकार कहां से चुनी जाती है, लोकसभा से। मेजॉरिटी कहां होनी चाहिए, लोकसभा में, तो मंत्री की परसेंटेज भी कहां से ली जाएगी, लोकसभा से, ये ध्यान रखिएगा। यानी वर्तमान में मंत्रियों की संख्या कितनी होगी, 15%, किसकी संख्या के, लोकसभा के, ये ध्यान रखिएगा। और ये कब कहा गया, इसके लिए एक अमेंडमेंट हुआ था, और उस अमेंडमेंट का नाम क्या है, 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और इस 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जो लोकसभा में जो मंत्रियों की संख्या जो है वो फिक्स की गई कि लोकसभा के 15% से ज़्यादा नहीं हो। अब पीसीएस 2020 प्रश्न ये कि ये बताइए मिनिमम मंत्रियों की संख्या कितनी होगी, 12। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया, ये ध्यान रखना। ये केस जाते रहते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में कहा था कि मिनिमम मंत्री कितने होंगे, 12, ये ध्यान रखें। यानी बात को समझो, अगर लोकसभा में सीटें हैं 100 तो मैक्सिमम मंत्री कितने होंगे, 12, लेकिन 12 से कम मंत्री नहीं होंगे, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अब एक चीज समझिएगा,
जब हम लोग यूनियन टेरिटरी पढ़ेंगे तो वहाँ पर केस थोड़ा बदल जाएगा। दिल्ली में मैक्सिमम मंत्री सिर्फ 10% हो सकते हैं, यानी 6+1। अब ये कब होगा? जब हम आर्टिकल 239 पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लोकसभा की बात कि क्या परसेंटेज रहने वाला है, कैसे कैसे सारी चीज़ें चलने वाली। अब लोकसभा के बाद हम लोग आगे मूव करते हैं थोड़ा सा और, ठीक है। हाँ, किसी को कोई समस्या लोकसभा से नहीं ना? चलिए आगे। हाँ, इसमें बताइए जरा, इलेक्शन कैसे होता बच्चा? डायरेक्ट कि इनडायरेक्ट? इसमें डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है, तभी तो जनता का हाउस है बच्चा। और जो राज्यसभा था उसमें डायरेक्ट होता है कि इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट होता है, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए बढ़िया है। इसका कार्यकाल 5 ईयर और राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता। ओके, बढ़िया। छोटी छोटी लीगलिटी आप ध्यान रखिएगा। देखो, धोखा बहुत धीमे से ही होता है, मैं बता दे रहा हूं, इसलिए धोखे से बच के रहना। अब भावनाओं में नहीं बहना है, क्योंकि भावनाओं में बहोगे तो फिर तो हो गया काम। एक IAS ऑफिसर बन के जब जाओगे तो क्या एक व्यक्ति आएगा रोता हुआ, कहेगा साहब मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिला दो, और आपने देखा कि वो तो बढ़िया खानदान से आता है, तो क्या आप इमोशनल इंटेलिजेंस में आके उसको आवास योजना दे दोगे क्या? नहीं। तो इसलिए एक IAS ऑफिसर को हर चीज़ में, हर लेवल के लिए तैयार रहना, हर सिचुएशन को पढ़ना है उसको, और वहाँ पर जजमेंट देना है, क्योंकि आपको तो डिसीजन लेना है ना। तो डिसीजन बनने के लिए तपना पड़ेगा। ठंडी में आपको बर्फ़ से भी कभी कभी तपना पड़ेगा, तो दोनों तपना पड़ेगा, गर्म ठंडा सब। तो तैयार रहिएगा आप लोग। चलिए, और तपाने का काम कौन करेगा? ये टीचर्स जो आपके सामने डेली 1.5 घंटा ये बोल के जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा राज्यसभा खत्म, लोकसभा खत्म। अब देखिए, 2 आर्टिकल है, दोनों को कंपेयर करके हम लोग लेके चलेंगे। एक आर्टिकल है 89 और एक आर्टिकल है 93। आर्टिकल 89 डील करता है ऑफिसर्स ऑफ राज्यसभा, यानी राज्यसभा के पदाधिकारियों के बारे में। इन द सेम वे आर्टिकल 93 डील करता है लोकसभा के पदाधिकारियों में। अब लोकसभा के पदाधिकारी यानी ऑफिसर्स कौन, राज्यसभा के ऑफिसर्स कौन? 2 आदमी। फर्स्ट एक क्या था? तो चेयरमैन, ठीक है ना। और एक कौन सा होगा? वाइस या डिप्टी चेयरमैन बोलिए। इधर कौन होगा? स्पीकर। और एक कौन सा होगा? डिप्टी स्पीकर। ये ध्यान रखें। अब 2 लोग हैं। अब आप जानते हो कि 89 आर्टिकल में ये जो 2 पदाधिकारी हैं, एक हमारा चेयरमैन है, दूसरा वाइस चेयरमैन। एक बात बताइए, राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसलिए ये कैसे इलेक्ट होगा, कैसे रिमूव होगा, क्या पद और शर्तें होंगी, ये सब बात तो आप जानते हो। जानते हो कि नहीं जानते हो? बिल्कुल जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो। तो इसलिए इस पर तो डिस्कशन करना ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग कैसे, एक बार 2 मिनट लगेगा, आपका रिवाइज भी हो जाएगा। कैसे? तो राज्यसभा का जो चेयरमैन होगा वो हमारा उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों यानी पार्लियामेंट के दोनों हाउस के द्वारा किया जाता है, ठीक। डायरेक्ट होता है इलेक्शन वाइस प्रेसिडेंट का, कि इनडायरेक्ट होता है? इनडायरेक्ट, क्योंकि जनता तो पार्टिसिपेट करती नहीं है। क्या स्टेट लेजिस्लेचर यानी जो राज्य की विधानसभा है वो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है क्या? नहीं करती है। कार्यकाल कितना होगा? रेजिग्नेशन किसको देगा? और ऑथ इसको कौन दिलाएगा? शपथ प्रेसिडेंट दिलाएगा ना। और अगर ये व्यक्ति जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट है वो कहीं घूमने चला गया या फिर पद अपना नहीं संभाल पा रहा है, तो चेयरमैन का काम कौन करेगा? नीचे वाला। अच्छा, एक और चीज, अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट्स के इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट होता है, कौन सॉल्व करेगा? सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, पागल होना चाहिए क्या वाइस प्रेसिडेंट को? अच्छा, दिवालिया तो पक्का होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना। बैंकरप्ट होगा क्या? नहीं होगा, ध्यान रखना बच्चा। अच्छा, भारत का नागरिक नहीं होगा तब भी चलेगा, बात सही है? होना चाहिए ना? होना चाहिए। एक और चीज, क्या भारत का जन्म से नागरिक होना चाहिए? ध्यान रखना, नागरिक होना चाहिए, जन्म से नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। ओके, अच्छा, ये तो हो गया ना। अब इधर दूसरा नंबर, क्या ये राज्यसभा का मेंबर होता है? नहीं होता, ध्यान रखना, राज्यसभा का मेंबर नहीं होता। तो अब जो डिप्टी होगा, मतलब इसका 2nd नंबर वाला होगा, इसको कैसे इलेक्ट करेंगे? तो देखो कहा गया है कि ये जो वाइस चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा होगा वो राज्यसभा के मेंबर्स में से ही कोई एक होगा, ठीक है ना। और इसी के मेंबर्स उसका इलेक्शन करेंगे। जैसे हमने बोला, आप में से कौन बताओ
ऐसे कि इस क्लास का मॉनिटर कौन, इनको मैंने उठा दिया, आप में से वोटिंग किया, 50% जिसको मिल गया वो क्लास का मॉनिटर। वैसे ही ये मान लो राज्यसभा है, हमने पूछा बता दो, मैं मान लो चेयरमैन हूँ, वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मान लो ये क्या जाता है इसमें, ठीक है। तो मैंने पूछा कि बताओ ये राज्यसभा है, फील कर लो एकदम। अब मैं पूछ रहा हूँ बताओ यहाँ पर वाइस चेयरमैन कौन होना चाहिए, एक को मैंने उठाया, आप किसी विपक्षी पार्टी भी कई होंगे हमारे, उन्होंने भी एक को उठाया, जिसको वोट ज़्यादा मिली वो बन गया, बस इतना ही। इसमें लोकसभा का कोई भी इन्वॉल्व नहीं होता है, ध्यान। ओके, तो अपने ही मेंबर्स में से किसी व्यक्ति को वाइस चेयरमैन बनाया जाता है। क्या बाहर से बनाया जाएगा क्या? जैसे मंत्री बनाने के लिए था, किसी को मंत्री बना दो, बाद में 6 महीने में उसको बना दो, ऐसा सिस्टम है क्या इसमें? नहीं, ध्यान रखना, जो भी चेयरमैन वाइस चेयरमैन होगा यहाँ पे वो शुरुआत से ही राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए। ओके, बढ़िया। अब देखो, अब ये मेंबर बन गया ना। अब मान लो इसको हटाना है, कब माना जाएगा कि ये पद मुक्त है, खत्म है? चिटकी बजाना आता नहीं है लेकिन फ्लो में आ जाए। अब कब पद मुक्त माना जाएगा? पहला नंबर, अगर वो राज्यसभा का मेंबर नहीं रहता है तो वो राज्यसभा का वाइस चेयरमैन भी नहीं है। अगर वो अपने ऑफिस को रिजाइन करके चला जाता है तो भी वो राज्यसभा का वाइस चेयरमैन नहीं रहेगा, ठीक है। अगर राज्यसभा अपने कुल सदस्यों के यानी कुल मेंबर्स का बहुमत, मेजॉरिटी मतलब 50% + 1, अगर एक रिजोल्यूशन पास करती है कि इनको हटा दिया जाए तो भी वो अपने पद से हट जाए। ये लेकिन क्या अगर हम उसको वाइस चेयरमैन के पद से हटा दे रहे हैं तो वो राज्यसभा का एमपी नहीं रहेगा क्या? एमपी रहेगा, खाली चेयरमैन नहीं रहेगा, ये ध्यान रखिएगा बच्चा। ओके, बढ़िया। तो ये हो गया, यानी इसको हटने का मामला निम्न प्रकार का है। अब मैंने 2 वोट बताए थे आपको, एक फर्स्ट वोट और एक कास्टिंग वोट। फर्स्ट वोट जब आप पहली बार मतदान दे सको, ठीक है ना। जैसे आप लोग, जब आपसे पूछा जाएगा कि पांडे सर का फीडबैक दो, बताओ बढ़िया पढ़ाते कि नहीं पढ़ाते, तो आप लोग जब उसमें दोगे तो आप जो भी अपना ओपिनियन दोगे तो वो फर्स्ट वोट है। अब 50-50 का कंडीशन हो गया। अब जिसने पूछा कि चलो फीडबैक दो, अब उसका जो होगा ना वो हो जाएगा कास्टिंग वोट। तो अब बताइए, चेयरमैन को फर्स्ट वोट डालने का राइट है क्या? आप कहोगे नहीं है। चेयरमैन को कास्टिंग वोट डालने का राइट है? आप कहोगे यस। लेकिन क्या चेयरमैन को जब हम हटाएंगे तो वो कास्टिंग वोट देगा? फर्स्ट वोट देगा? ना तो कास्टिंग देगा ना तो फर्स्ट देगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन इसका आ जाओ, वाइस चेयरमैन बताइए फर्स्ट वोट दे सकता है? देखो, तब तक फर्स्ट वोट नहीं देगा जब तक उसके इम्पीचमेंट की बात नहीं आएगी, ठीक है, मतलब रिमूवल की बात नहीं आएगी। लेकिन जब रिमूवल वो करेगा, ठीक है ना, नॉर्मली जो चेयरमैन होते हैं वो कास्टिंग वोट ही देते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर उसको हटाने का, रिमूव करने का कोई प्रपोजल राज्यसभा में चल रहा तो उस प्रपोजल को अगर पास करना है तो उस टाइम जो डिप्टी मतलब वाइस चेयरमैन होगा ये फर्स्ट वोट दे सकता है, लेकिन कास्टिंग वोट नहीं देगा। ये हमारा मामला हो गया खत्म, मतलब राज्यसभा। इधर लोकसभा, आर्टिकल 93 कहता है कि लोकसभा एज सून एज पॉसिबल अपने सदस्यों में से, मतलब अपने मेंबर्स में से किसी एक को स्पीकर चुनेगी और किसी एक को क्या चुनेगी? डिप्टी स्पीकर चुनेगी अपने मेंबर्स में से। तो क्या किसी बाहरी व्यक्ति को हम ला के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बना दें और 6 महीना में उसका लोकसभा का सांसद बना दें, काम हो जाएगा क्या? नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, उनको वहां का मेंबर होना चाहिए। तो ये तो इलेक्ट होगा बच्चा, दोनों। अब जब दोनों इलेक्ट हो गए तो ध्यान रखना, स्पीकर को भी और डिप्टी स्पीकर को, चूंकि दोनों उस हाउस के मेंबर होते हैं, दोनों उस हाउस के मेंबर होते हैं, इसलिए दोनों को फर्स्ट वोट का भी राइट है और दोनों को कास्टिंग वोट का भी राइट है। लेकिन जब उनके रिमूव करने का प्रपोजल, मतलब उनको हटाने का प्रपोजल अगर हमने इंट्रोड्यूस किया है तो उस टाइम वो कास्टिंग वोट नहीं देंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब एक चीज और, क्या हमको ये वाइस चेयरमैन को हटाना है तो हमने लोकसभा में प्रस्ताव पास कर दिया, तो क्या उस प्रस्ताव को राज्यसभा में पास, सॉरी उल्टा कर दिया हमने। मान लीजिए जो वाइस चेयरमैन है, अगर ये राज्यसभा में इसका प्रपोजल पास हो गया तो क्या इस प्रपोजल को लोकसभा में पास कराना पड़ेगा क्या? नहीं पड़ना, क्योंकि जब चुने हुए खुद
तो हटाएंगे भी खुद। इसी प्रकार यहां पर भी जब इलेक्शन इन दोनों का लोकसभा करेगी तो हटाएगी कौन? लोकसभा। तो ये हट भी जाएंगे। जैसे वहां पर कैसे हटेगा? पहला एक चीज ध्यान रखना, ये जो वाइस चेयरमैन है ये अपना इस्तीफा किसको देगा? लेकिन चेयरमैन अपना इस्तीफा किसको देगा? प्रेसिडेंट को। ऐसे नहीं कह देना फ्लो में आके कि ये इसको देता है ये इसको देता है, फिर हो गया काम। लेकिन यहां पर देखो, यहां पर ये इसको देगा ये इसको देगा, मतलब एक दूसरे को दे देते हैं बढ़िया से। मतलब इसको अगर रेजिग्नेशन देना तो इसको दे देगा और ये कर ओके। कब ये अपने पद से रिमूव माने जाएंगे, हटे हुए माने जाएंगे? फर्स्ट कंडीशन, अगर वे लोकसभा के मेंबर नहीं रहे तो खत्म हो जाएंगे। दूसरा, रिजाइन कर दिए, मतलब क्या कि हमको मजा नहीं आ रहा इसमें, तो दोनों खत्म। तीसरा नंबर क्या है कि जैसे इनको हटाया हमने, उस हाउस के कुल सदस्यों के 50% +1, वैसे ही इन दोनों को अगर हटाना है तो उस हाउस के मेंबर्स के टोटल मेंबर्स के 50% +1 से ये दोनों पद से हटे हुए माने जाएं। अब देखिए, इसमें जो ना हमारा चेयरमैन होता है, इसका कार्य कुछ खास नहीं होता है। आप जानते हो, इसके बारे में हमने वाइस प्रेसिडेंट में पढ़ लिया था। लेकिन यहाँ पर जो होता है ना, ये वाला स्पीकर, इसका काम थोड़ा तगड़ा होता है। चलिए इसके स्पीकर को काम को देखते हैं। तो हमारा न्यू अब टाइटल रहेगा स्पीकर के कार्य। तो क्या है कार्य, चलिए देखते हैं। कहीं कोई कंफ्यूजन तो बता देना बच्चा। वैसे मैं कोशिश करता हूं कि सारे डायमेंशन कवर हों आपके, आपको प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो। लेकिन फिर भी अगर दिक्कत होती है तो आप बेझिझक पूछिएगा, प्रश्न को आंसर देने की कोशिश पूरी रहेगी। ठीक है, अब देखिए हमारे स्पीकर का कार्य क्या है, वर्क क्या है, तो देखते हैं। पहला नंबर, एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक होता है जिसको हम कहते हैं मनी बिल। अब हमको इसको पढ़ना भी है तो मैं आपको समझाऊंगा। मनी बिल, देखो मनी बिल का मतलब धन विधेयक। धन, मनी मतलब धन, अब वित्त मतलब फाइनेंस। जैसे क्या बोलते हैं, निर्मला सीतारमण को आप मनी मिनिस्टर कहते हैं क्या? फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री। समझे बात को? इन दोनों लोग उड़ाओ मत तुम, हम तुम्हारा आत्मा खुद तुम्हारी कह देगी कि यही सही होगा। मतलब हम आपको सिखाएंगे नहीं कुछ, आप खुद समझ जाओगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि आप मेथड को समझ जाओगे ना तो सब कर लेगा। आगे ये याद थोड़ी नहीं करना रहता है, बस आपको समझना रहता है। चलो मनी बिल, धन विधेयक। अब मनी बिल क्या है इसके बारे में मैं अभी बता देता हूँ, मामला हो जाएगा ख़त्म। लेकिन वैसे बिल आगे पढ़ना भी है। वैसे तो मनी बिल देखो क्या होता है, एक छोटे से तौर पे मैं बता दे रहा हूँ। अगर भारत, जैसे आपके, अगर आप जाओ किसी बैंक में तो आपसे पूछा जाता है कि भैया आपको खाता खोलना है क्या? तो आप कहोगे यस। तो पूछेगा कौन सा खाता, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, या फिर कौन सा अकाउंट आपको खोलना है। तो अब आपको उस सुविधा के हिसाब से, वैसे ही सरकार के भी 3 खाते हैं। कौन कौन सा? एक हम कहते हैं संचित निधि, एक को हम कहते हैं लोक लेखा निधि, और एक कहते हैं आकस्मिक निधि। मतलब एक होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एक होता है पब्लिक अकाउंट, और एक होता है कंटिजेंसी फंड। 3 प्रकार के सरकार के खाते हैं। इस खाते में पैसा डालना है, निकालना है, या फिर कोई टैक्स भारत के सरकार में लगाना है। तो इनसे रिलेटेड जो बिल होगा, विधेयक होगा, वो बिल क्या होगा बच्चा? मनी। अब मनी बिल है कि नहीं है, इसको कौन सर्टिफाई करेगा, कौन बताएगा कि ये मनी बिल है? तो आप कहोगे कि जो लोकसभा का स्पीकर होगा वो मनी बिल को डिफाइन करेगा। ये ध्यान रखें, मनी बिल को डिफाइन कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर। जब तक लोकसभा का स्पीकर डिफाइन नहीं करेगा वो मनी बिल नहीं माना जाएगा। ध्यान रखें। ओके, सेकंड नंबर, एक शब्द मैंने आपको बताया था शायद, ज्वाइंट सिटिंग। बताया था क्या? संयुक्त बैठक बताया था, संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सिटिंग। अब ज्वाइंट सिटिंग में मैंने बताया था कि जब दोनों हाउस के मेंबर एक साथ मीटिंग करते हैं उसको हम बोलते हैं संयुक्त बैठक। तो संयुक्त बैठक यानी ज्वाइंट सिटिंग को बुलाता कौन है? बुलाता तो प्रेसिडेंट है। कि ज्वाइंट सिटिंग होगा कि नहीं होगा ये बताएगा प्रेसिडेंट। लेकिन इस ज्वाइंट सिटिंग की प्रेसिडेंटशिप यानी इसकी अध्यक्षता वो कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर। ओके, ये ध्यान रखें। अब तीसरा, एक शब्द आपने सुना होगा, दल बदल अधिनियम, एंटी डिफेक्शन लॉ। दल बदल अधिनियम, एंटी डिफेक्शन लॉ।
हाँ, तो चलिए थोड़ा काम हो जाए थोड़ा सा, हाँ, क्योंकि आपका भी इन्वॉल्वेशन होना चाहिए। और हमारे APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि भारत के जो महान आत्माएँ होती हैं वो हमेशा क्लास के पीछे होती हैं। तो भाई साहब जरा जो चश्मे के बगल में हैं, क्या नाम है आपका? अभिषेक। पता है आपको UPSC 2020 का जो मेंस का रिजल्ट आया है, इस मेंस के रिजल्ट में सबसे ज़्यादा अभिषेक नाम के लड़के क्वालिफाई किए हैं और आप बहुत यूनिक हैं। तो इसलिए मुझे बताइए आप कि दल बदल जो अधिनियम है ये कौन से शेड्यूल में है, अनुसूची में है? बाकी लोग शांत रहें, ठीक है? नहीं पता? बगल में भाई साहब, आपका नाम क्या है? हिमांशु। आपके नाम का कोई फैक्ट नहीं है मेरे पास, तो नहीं बता पाऊंगा, ठीक है? आप नहीं, आपके पीछे, हाँ, यस, नहीं पता। आपका नाम क्या है? विनय। बहुत बढ़िया। आप पीछे सबसे लास्ट, रवि। बताइए। अनुसूची 10। तो दल बदल अधिनियम कौन सी अनुसूची में है? 10 में। ये ध्यान रखें, 10th शेड्यूल में है बच्चा। अब 10th शेड्यूल में है तो ऑब्वियस सी बात है, जब हमारा संविधान बना तब तो 8 शेड्यूल थी, तो इसका मतलब ये बाद में जोड़ा गया। और इसका मतलब ये बाद में जोड़ा गया तो कब जोड़ा गया होगा? हाँ, इधर गौरव जी बताइए। हाँ, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985। बगल में त्रिवेदी जी, ये बताइए कि ये दल बदल अधिनियम दल बदलने के लिए लाया गया था कि दल बदल को रोकने के लिए लाया गया था? रोकने के लिए, ठीक है, ओके, बढ़िया, बैठ जाइए। हाँ, महिला शक्ति जिंदाबाद। बगल में नाम क्या है आपका? जस यू। नहीं, चांदनी के बगल में निकिता, कृतिका। तो ये बता दो कृतिका कि ये दल बदल के अधिनियम के बारे में कुछ भी आप जानते हो, हल्का सा भी, 1-2 लाइन अगर आपको, बस इतना ही जानते हो कोई व्यक्ति इसमें से जिनको दल, हाँ बोलिए। दल बदल ये है कि मैंने किसी पार्टी का मेंबर, मतलब जैसे सत्ता पद पर कोई भी पार्टी, उस पार्टी का मैंने मेंबर के भेजा पार्लियामेंट में, वो किसी और पार्टी को सपोर्ट कर देगा कि जिस पार्टी को मैं ना चाह रहा हूँ कि इस पार्टी की सरकार ना बने, और वो उसी पार्टी को सपोर्ट कर देगा कि, तो ये मेरे वोट का एक तरीके का हानि है। ठीक, आप बताइए। हाँ, बिल्कुल। तो हाँ, ठीक है, बढ़िया। और कोई? हाँ जी, बताएं। मेंबरशिप चली जाएगी अगर आपने पार्टी चेंज की थी। बढ़िया, चलिए अब हम चलते हैं स्टार्ट। हाँ, चलिए देखते हैं। और कोई? देखो, प्रश्न को आप जवाब दोगे ना, बात को समझो मेरी बात। खाली प्री निकालने से कुछ नहीं होगा, खाली मेंस निकालने से कुछ नहीं होगा, जब तक इंटरव्यू तीनों स्टेप नहीं होगा। इसलिए अगर मैं प्रश्न बोलूँ तो आप समझ जाइए कि आपसे वो इंटरव्यू के मेंबर ही पूछ रहे हैं। आप उनको जितना इंप्रेस करने के लिए, जितना बढ़िया लैंग्वेज में या फिर जितने अच्छे वे में बताना है, वही देखो, कोई ऐसे जादू नहीं है कि ऐसे मस्त घिसा अलादीन का चिराग, निकला जिन और कहा बताइए देव क्या चाहिए, मालिक क्या चाहिए, कहा देखो मुझको 2 मिनट में IAS बना दो। ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखना। सीखते सीखते होती है बातें। तो अभी यही सीखोगे, सीखते सीखते सब कुछ हो जाएगा। तो आप बता सकते, बताइए। मतलब आपने एक्सेप्शन कुछ बता दिया, बहुत अच्छी बात है। चलिए, अगर आप मिली जुली सरकार बनाओ, मतलब सब लोग मिलके, तो आपकी सरकार कोई तोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि सब लोग थोड़ा थोड़ा सेगमेंट देके बड़ा बढ़िया आंसर देते हो। चलो देखते हैं एक बार। तो दल बदल के थोड़ी सी बात हम बता देते हैं आपको, अगर जिनको नोट करना होगा नोट करते जाएगा, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग है। मेंस में सीधे प्रश्न पूछ लेता है कि दल बदल कानून को समझाइए, क्या उसकी प्रासंगिकता अभी भी है कि नहीं है। तो चलिए देखते हैं। कहा गया है कि अगर कोई पार्टी चेंज करता है तो वो क्या हो जाएगा? डिसक्वालीफाई हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल, चूंकि मान लीजिए हम लोग सरकारी योजना के तहत पढ़ रहे हैं, तो कमल छाप को नहीं बदलेंगे। मान लीजिए कोई साइकिल वाला है, ठीक है ना? अच्छा ठीक है, चलिए हाथी वाला, ठीक है। कोई हाथी वाली पार्टी का कोई विधायक है और वो कमल छाप में चला गया, तो क्या हो जाएगा? वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ओके। अब कमल को नहीं बदल सकते ना, समझ रहे ना बात का? ठीक, ओके। सेकंड नंबर, अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर है, इंडिपेंडेंट मतलब निर्दलीय, अगर कोई निर्दलीय चुनाव लड़के आया
और निर्दलीय चुनाव लड़के उसने तुरंत पार्टी ज्वाइन कर ली कोई, जैसे मान लीजिए चलिए फिर से, चूंकि सरकारी पढ़ रहे हैं तो फिर से किसमें जमा कराएंगे हम लोग, तो जो निर्दल उम्मीदवार है उसको किसमें, मान लीजिए कोई निर्दलीय चुनाव लड़के आया और किसमें चला गया, कमल छाप में चला गया, या फिर साइकिल में चला गया, या हाथी में चला गया, कहीं चला गया, और किसी भी पार्टी में चला गया, तो वो भी क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ये भी डिस्क्वालीफाई, दोनों डिस्क्वालीफाई। तीसरा नंबर ये कह रहा है कि देखिए कि अगर कोई व्यक्ति, कोई मेंबर अपने पार्टी के आदेश को नहीं मानता है, एक शब्द होता है विप जारी करना, विप मतलब होता है पार्टी जब एक अपना आदेश जारी करती है कि आपको इस समय उपस्थित रहना है और इस समय उपस्थित होकर इस जगह पे चुनाव में आपको वोट करना है, और आपने वो वोटिंग की, लेकिन आपने क्या कर दी, वोटिंग किसी अपने पार्टी के खिलाफ कर दिया। तो अगर पार्टी के खिलाफ वोटिंग कर रहे हो, पार्टी के विप का उल्लंघन कर रहे हो, तो उस समय भी आपकी जो कह सकते हो कि आपका जो मेंबरशिप होगी वो भी क्या हो जाएगी, डिस्क्वालीफाई, यानी खत्म हो जाएगी, तीनों में खत्म हो जाएगी। अब नेक्स्ट, अब इसके ना कुछ अपवाद हैं, एक्सेप्शन, 2 एक्सेप्शन है, दोनों को समझते हैं। एक्सेप्शन नंबर फर्स्ट, अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर है, नॉमिनेटेड मतलब आप समझ रहे हो, नामित, जो चुनाव लड़के नहीं जाते हैं, डायरेक्ट हो जाते हैं। तो अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर है जिसको राष्ट्रपति या राज्यपाल ने नॉमिनेट किया है, तो नॉमिनेटेड मेंबर अगर क्या करता है, पार्टी चेंज करता है, लेकिन कब, जिस दिन नॉमिनेट हुआ, अगर 6 महीने के अंदर, 6 मंथ के अंदर, विद इन 6 मंथ अगर उसने पार्टी चेंज की, तो वो वैलिड होगा, लीगल होगा, मतलब वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। लेकिन अगर 6 महीने बाद उसने पार्टी चेंज की मतलब पार्टी ज्वाइन की या फिर कुछ भी की, तो उस केस में वो क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। समझ जाइएगा बात को, यानी अगर 6 मंथ के अंदर नॉमिनेटेड मेंबर अगर उसने पार्टी चेंज की तो बात ठीक है, अगर 6 मंथ के अंदर नहीं किया तो मामला हो जाएगा गड़बड़, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ओके, एक और एक्सेप्शन है। पहले क्या था, देखो पहले था कि अगर किसी पार्टी के 1/3 में, पहले था अभी नहीं है, 1/3 मेंबर एक साथ पार्टी चेंज करते हैं तो माना जाएगा कि पार्टी में फूट पड़ गई और पार्टी स्प्लिट हो गई है। इसलिए अगर एक साथ 1/3 मेंबर जाएंगे तो हम उसको डिस्क्वालीफाई नहीं मानेंगे, उसको हम मानेंगे कि ठीक है। लेकिन इसका बहुत ही मिसयूज हुआ। पहले सिंगल्स मेंबर जाते थे, लेकिन अब तो 1/3 जाने लगे। तो इसलिए कहा साहब ये तो बहुत गलत है। तो क्योंकि इंडियंस हर मामले में लूप होल निकाल देते हैं, कहीं ना कहीं से वो निकाल ही देंगे, जुगाड़ उनके पास। और आप मानोगे नहीं, इस जुगाड़ का जो डिस्कशन था वो हमारे इस इकोनॉमिकल सर्वे में था इस साल, कि ये जो जुगाड़ टेक्नोलॉजी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं हर चीज़ में, उससे बहुत जीडीपी को लॉस होता है। हर मामले में जुगाड़ भिड़ा देते हो तुम लोग। चलो, तो अब कहा गया कि नहीं, अब अगर 2/3 मेंबर एक साथ पार्टी चेंज करेंगे, 2/3 मेंबर एक साथ पार्टी चेंज करेंगे तो वो वैलिड माना जाएगा, अन्यथा वैलिड नहीं माना जाएगा। ध्यान रखिएगा। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा अब माहौल बनाते हैं। चलिए, बोर होना तो बता देना, वैसे बोर नहीं हो, बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब देखिए, अब जैसे मान लेते हैं कोई एक असेंबली है जहां पर 90 सीटें हैं, ठीक है। अब 90 सीटें में एक पार्टी के पास मान लीजिए 60 हैं, एक पार्टी के पास मान लीजिए 30, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर ये 60 में से अगर हम देखें तो इसका 1/3 कितना होगा बच्चा, 20। 1/3 कितना होगा, 20। और 60 का 2/3 क्या होगा, 40। तो पहले 20 मेंबर जाते थे ना एक साथ, तो वो वैलिड माना जाता था। लेकिन अब अगर इस मेंबर्स के 40 मेंबर एक साथ जाएंगे ना दूसरे पार्टी में, तब वो वैलिड होगा, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब ये हुआ क्या था, दिक्कत क्या है, दल बदल लाया क्यों गया था। देखो, बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है। जैसे मान लो कोई एक विधायक है ए, अब ये एक विधायक है, ठीक, नॉर्मल इसको मंत्रालय दे दिया गया, जैसे मान लो कोई भी परिवहन मंत्रालय, कोई हल्का फुल्का मंत्रालय दे दिया गया उसको। अब कोई विपक्षी पार्टी है ना, बी पार्टी है मान लो, इसने कहा अरे भाई साहब यहाँ क्या कर रहे हैं, आपकी अवहेलना हो रही है यहाँ पर, आप हमारे यहाँ आइए, आपको परिवहन विभाग दिया गया है, हम आपको क्या बनाएंगे, हम आपको, चलिए बहुत बढ़िया, हम आपको होम मिनिस्टर बना देंगे।
विधायक जी कहे बहुत बढ़िया भाई, ये तो अच्छी बात है, प्रमोशन कौन नहीं चाहता, तो बस चलो भैया, बदलाव प्रकृति का नियम है। तो इन्होंने पाला पलटा, मामला हो गया ये, अब ये होम मिनिस्टर है। फिर पार्टी एक सी थी, उसने कहा अरे मालिक क्या कर रहे हैं आप, होम मिनिस्टर बने पड़े हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री सबसे बेस्ट पावर है, फाइनेंस मिनिस्टर देंगे हम आपको। ये भी अच्छी बात है, धन का पूरा सिस्टम रहेगा। चले भैया साहब सी पार्टी में अब बन गए FM, फाइनेंस मिनिस्टर बन गए। फिर डी पार्टी ने बोला अरे फाइनेंस मिनिस्टर क्यों हैं आप, अरे आप आइए हमारे, हम आपको डिप्टी CM बनाएंगे, आधा एकदम CM के बाद वाला। फिर पार्टी साहब बदले, फिर अगली पार्टी ने कहा नहीं डिप्टी CM तो छोड़ो, डायरेक्ट तुमको CM बनाएंगे। अब जैसे 2 जगह ऐसा हो चुका है, आप देख लियो। कर्नाटका में आपको याद होगा HD देवगौड़ा के बेटे जो हैं कुमार स्वामी देवगौड़ा, 20 MLA लेके भाई साहब ने कर्नाटक में सरकार बना दी। और कांग्रेस जैसी, देखो विरोधी प्रेम हो तो कांग्रेस जैसा, कैसे कि भैया सनम अगर तुम हमारे हो तो ही हमारे रहोगे, अगर हमारे नहीं तो किसी के नहीं। जैसे बीजेपी को हराने के लिए हमको अगर एक दुश्मन से अगर गठबंधन करना होगा हम कर लेंगे। केजरीवाल जो उसी कांग्रेस को गाली दे के बने, उन्हीं के साथ गठबंधन, बीजेपी को नहीं बनने देंगे। तो ऐसा डेडिकेशन होना चाहिए आप सभी के लिए, मतलब दूसरे को सेलेक्ट भले ही ना हो लेकिन हम खुद सिलेक्शन लेंगे, ये डेडिकेशन कांग्रेस से आपको सीखनी चाहिए। ठीक है, अब बीजेपी से कि जीत पाने के लिए साम दाम दंड भेद सब लगा देंगे लेकिन जीतेंगे तो हम ही, समझे ना। तो दोनों पार्टियां सिखाती हैं आपको, समझ लीजिए। और सपा क्या सिखाती है कि गलत संगति से हमेशा बर्बादी ही होती है। आप लोग समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है ना। और जो बुरा होता है वो बढ़ जाता है। लोकसभा चुनाव 2019, गांधी मायावती जी 10 सीटें, भैया 5 सीटें, समझे ना बात को। इसलिए आपको समझना चाहिए पॉलिटिकल पार्टियों से। अब देखिए, अब इन्होंने बना दिया CM इनको, अब CM बन गए भाई साहब। अब ऐसे करते करते आपको बताया जाए, हिमाचल प्रदेश में एक ही दिन में एक ही विधायक ने 3 पार्टी चेंज की। तो इसी को रोकने के लिए हम लोगों ने दल बदल लाया। आई होप कि आपको दल बदल के सारे डायमेंशन क्लियर हो गए होंगे। अब मुद्दा क्या है, स्पीकर में हम लोग दल बदल पढ़ रहे हैं ना, तो दल बदल में स्पीकर में हमने मुद्दा कहां से लाया बच्चा, देखो कौन सा व्यक्ति किसने पार्टी चेंज की, अगर उसने दल बदली है तो वो क्वालिफाई है कि डिसक्वालीफाई है, ये कौन निर्णय लेगा, डिसीजन कौन लेगा, स्पीकर। समझे बात को। इसीलिए पार्टियां चाहती हैं कि स्पीकर का पद हमारा ही हो। आप देखते होंगे कि CM जैसे ही बनता है उसके बाद तुरंत लड़ाई होती है कि स्पीकर कौन बनेगा, क्योंकि बहुत अधिकार होते हैं उनको। ठीक है, तो दल बदल अधिनियम के आधार पर जो हमारा स्पीकर होगा वो डिसाइड करेगा कि कौन क्वालिफाई कौन डिसक्वालीफाई। नेक्स्ट नंबर उसके आगे देखो, जैसे मान लो हमने बोला कि हम लोगों को निकालना है UPSC 2021 ही चल रहा ना 2000, हाँ। तो इसमें हमने कहा कि देखो तुम 4 लोग मिलकर भूगोल पे काम करो, तुम 4 लोग मिलकर पॉलिटी पे काम करो, तुम पीछे वाले इन्वायरमेंट पे काम करो, तुम लोग पॉलिटी काम करो, सब मतलब मैंने बांट दिया। तो इससे चीज़ें हम कहते हैं ना, एक इन्वायरमेंट में एक टर्म होता है सहजीविता, म्यूचुअलिज्म। सहजीविता का मतलब होता है कि व्हेन बोथ पार्टनर आज बेनिफिशियल होते हैं, कैसे, म्यूचुअली, यानी जब दोनों पार्टनर एक साथ बेनिफिट पाते हैं, दोनों को परस्पर लाभ होता है, तो उसको हम बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। तो अगर आप एक साथ सहयोग होकर काम करोगे तो आपको भी फायदा होगा, बगल वाले को भी फायदा होगा। तो हमने बोला कि सब लोग एक मिल जाओ, और इसमें मैंने 5 लोगों में एक को अध्यक्ष बना दिया। तो ये एक कमेटी बन गई, भूगोल पर कमेटी, पॉलिटी पर कमेटी, इकोनॉमी पे कमेटी, ऐसे करके मैंने कमेटी बना दी। ऐसे ही पार्लियामेंट में भी बहुत सारी कमेटियाँ होती, ठीक है ना, लोक लेखा कमेटी, बहुत सारी कमेटियाँ होती। उन कमेटीज़ के मेंबर्स जो होते हैं, और उसमें एक अध्यक्ष तो होगा ही होगा, तो उन कमेटी के अध्यक्ष को कौन अपॉइंट करता है बच्चा, तो आप कहोगे हमारा स्पीकर। यानी स्पीकर ही क्या करता है, हमारा स्पीकर ही ये करता है कि कौन सा मेंबर, कौन सा व्यक्ति किस कमेटी का हेड होगा। तो ये हमारे स्पीकर के क्या है, काम है। अगर आपको स्पीकर में कोई डाउट हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आगे बढ़े प्रभु। चलिए अब देखिए कुछ आगे, अब आगे कुछ क्या है, आगे कुछ ऐसी बातें हैं जिन बातों से हमको कुछ, ये मिसलेनियस टाइप का है, इसका कोई टॉपिक नहीं है, ये मिसलेनियस है। क्या क्या मिसलेनियस है, चलो देखते हैं। अरे पूछ सकते हो, काहे नहीं। हाँ क्या सबऑर्डिनेट होगा उसका?
किसका? मतलब जैसे डेप्यूटी स्पीकर है, स्पीकर का सबऑर्डिनेट हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, वो सबऑर्डिनेट नहीं होते बच्चे, बस इतना समझ जाओ। हायरार्की लेकिन हाँ, जब हम पढ़ते हैं पदानुक्रम, एक होता है हायरार्की ऑफ द ऑफिसर्स, तो ऑब्वियस सी बात है स्पीकर ऊपर आएगा, उससे ये नीचे ही आएगा डिप्टी स्पीकर। लेकिन इसका मतलब वो नहीं होता कि सबऑर्डिनेट होता है, वो उनको आदेश दे। जैसे ये हमने इसलिए पद बनाया ना कि एक व्यक्ति अगर न रहे तो कम से कम पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग चलती रहे, बस यही हमने बस बनाया, इसीलिए ताकि एक व्यक्ति हो। देखो, एक चीज़ पर कभी निर्भर नहीं रहना चाहिए, कम से कम दो तो होना ही चाहिए ताकि एक अल्टरनेटिव है, इसलिए हमने बनाया, बाकी ऐसा कोई संभव नहीं। अब देखिए मिसलेनियस चीज़ें हैं। अब मिसलेनियस चीज़ें में आपका प्रश्न भी निकलेगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे, चलिए देखते हैं। मिसलेनियस चीज़ ये है कि देखो, जितने भी मेंबर्स हैं कहीं के भी हों, एक साथ वो 2 हाउस के मेंबर नहीं हो सकते। मतलब मैं राज्यसभा की भी लड्डू खा लूँ, लोकसभा का भी लड्डू खा लूँ, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। अच्छा, बहुत दिन से लड्डू वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा ना, अच्छा लो कोशिश करते हैं, ठीक है। मतलब राज्यसभा और लोकसभा का एक व्यक्ति एक साथ दो हाउस का मेंबर नहीं है, ये ध्यान रखें। इसी प्रकार एक ही व्यक्ति लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का एक साथ मेंबर नहीं हो सकता। जैसे हमारे पूज्य योगी जी महाराज, आप लोग सुने होंगे, जब वो क्या थे, सांसद थे ना गोरखपुर के, लेकिन जैसे ही सीएम बने तो वो क्या बन गए, उन्होंने अपने लोकसभा की सांसद से क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया, बाद में चल के वो विधान परिषद के मेंबर बने। मतलब एक साथ आप 2 पावर को होल्ड नहीं कर सकते, ये ध्यान रखें। एक और चीज, अगर आप बिना बताए आपने क्या किया, चलो यही पूछ लेते हैं, शायद पूछा भी था हमने इस दिन, इसलिए नहीं पूछेंगे। बिना बताए कितने दिन, 60 दिन, 120 दिन, 90 दिन या फिर 40 दिन, अगर आप हाउस में एब्सेंट रहते हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। 60 दिन, ये ध्यान रखिएगा। और ये प्रश्न आया था 2018 के पीसीएस में, ओके। अगर आप 60 दिन लगातार नहीं आते हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इसमें 4 दिन से अधिक अगर छुट्टी है तो उसको काउंट नहीं किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगर छुट्टी 4 दिन से ज़्यादा है तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। एक और चीज़, अगर हमने बता के हम कहे हैं कि भाई साहब हम छुट्टी पे हैं, जा रहे हैं, तो उस केस में आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। ये मिसलेनियस चीज़। अब देखिए कुछ और चीज़ें हैं। अगर देखा जाए तो एक शब्द है, थोड़ा इसको बताना बहुत ज़रूरी है, अभी जस्ट मेरे दिमाग में आया है, प्रोटेम स्पीकर, बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, प्रोटेम स्पीकर जो होता है, प्रो टर्म नाम से ही लिखा है, बहुत ही छोटे समय के लिए होगा। अब इसमें क्या है, देखो क्या होता है, इसका बस एक ही काम होता है। देखो, पहला, जो भी न्यूली इलेक्टेड लोकसभा है, नई निर्वाचित लोकसभा जो चुनाव हुआ लेटेस्ट में अभी, तो उस चुनाव के मेंबर्स को क्या करने के लिए, उन चुनाव के मेंबर को शपथ दिलाने के लिए, उन चुनाव के मेंबर्स को शपथ दिलाने के लिए हम क्या कराते हैं, एक प्रोटेम स्पीकर को। जैसे क्या लिखा गया, देखो लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन में, सभी लोकसभा और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो राज्यसभा के जितने भी सांसद होंगे ना, उन सांसदों को शपथ दिलाने का काम कौन करता है, राष्ट्रपति। लेकिन लिखा गया है राष्ट्रपति स्वयं या स्वयं के द्वारा, राष्ट्रपति स्वयं या स्वयं के द्वारा नियुक्त किए गए, अपॉइंट किए गए किसी भी सदस्य से चाहे तो क्या करा सकता है, शपथ दिला सकता है। तो अब राष्ट्रपति के पास इतना काम थोड़ी ना है कि खाली शपथ दिलाए सुबह शाम, ये तो 543 मेंबर आए, पता चले सुबह से शाम डेली यही काम होता रहेगा, क्योंकि राष्ट्रपति के पास कई और काम है ना। तो इसलिए राष्ट्रपति कहता है कि देखो बच्चा, हम तुमको एक व्यक्ति हो, कौन सा, प्रोटेम स्पीकर, हम प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिला देते हैं, प्रोटेम स्पीकर बढ़िया से अपना काम करेगा। तो प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाता कौन है, हमारा प्रेसिडेंट, बाद में प्रोटेम स्पीकर सबको शपथ दिला देता है। जैसे ही शपथ दिलाया, शपथ दिलाने के बाद पहला काम होता है कि लोग सबसे पहले स्पीकर को चुनते हैं, और जैसे स्पीकर चुन गया, प्रोटेम स्पीकर का काम खाता है। खाली शपथ दिलाने के लिए होता है, बस ध्यान रखिएगा। अब एक चीज मैं प्रश्न पूछूंगा, लड्डू प्रश्न जिससे मैं पूछूंगा भाई, ठीक है। तो हाँ, चश्मा जो लोग होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, स्पीकर का शपथ कौन दिलाता है, स्पीकर, राष्ट्रपति। ओके, सेकंड, स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है, प्रोटेम स्पीकर, बहुत बढ़िया।
नहीं पता। प्रोटेम स्पीकर, ओके, खाली चश्मे वालों को हिट करेंगे। स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है? थोड़ा तेज बोलिए। प्रेसिडेंट? इधर कोई? अरे भाई साहब तो उस डिपार्टमेंट के, हाँ इधर इधर। स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है? नहीं पता। स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर, हाँ नहीं पता। अरे रुको रुको, बोलना मत अभी, रुक जाओ, पहले मैं खाली चश्मे वाले को टारगेट करूँगा। इधर कोई नहीं है? उधर उधर उधर, हाँ प्रोटेम स्पीकर उधर, सेकंड नंबर। नहीं पता है? आपका नाम क्या था? अभिषेक के बाद हिमांशु, नहीं पता। देखो भैया, आज सभी चश्मे वाले हो गए धाराशाही, ठीक है, सारे चश्मे वाले धाराशाही, समझे बच्चों? अब बिना चश्मे वाले में कौन बताएगा? हाँ आप ही बताइए। चलिए, बस यस, बस आपने एक ही बात में आपने कह दिया, स्पीकर का कोई शपथ नहीं होता है, ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रखना, स्पीकर का कोई शपथ नहीं होता। एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसको शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाए या फिर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति। तो कौन नियुक्त है? आप लोग, कई लोग सही बोल रहे थे, लेकिन मैं बोला क्या था? स्पीकर। अब स्टेटमेंट आया स्पीकर की शपथ कौन दिलाता है, तो क्या प्रोटेम स्पीकर मारोगे? नहीं, हो गया ना, ये था लड्डू क्वेश्चन, और लड्डू हो गया लैप्स, किसी को नहीं मिलेगा लड्डू। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब देखिए, हम लोग देखेंगे आर्टिकल 105 डील करता है पार्लियामेंट प्रिविलेज, जिसको हम कहते हैं संसदीय विशेषाधिकार। अब पार्लियामेंट्री प्रिविलेज क्या है, संसदीय विशेषाधिकार क्या है? देखो, कुछ ऐसे राइट हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को मिलता है, जो राइट उनको नॉर्मल सिटीजन से थोड़ा अलग बनाता है। और वो हमने इसलिए दिया है क्योंकि अगर हम न देना, अगर हम उनको न दें ये राइट, तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों? अभी देखिए, कल ही परसों में अनिल देशमुख पर 100 करोड़ की उगाही का एक चार्ज लगाया गया है, तो ये तो एक सिविल मामला है, ठीक है। तो अगर ऐसा होता, एक नॉर्मल व्यक्ति होता, तो अभी तक इंक्वायरी कमीशन बैठ गया होता और बैठ के उनको हो सके तो अरेस्ट भी कर दिया जा चुका होता, लेकिन रुका है मामला। तो इनको कुछ प्रिविलेज मिलते हैं। क्या प्रिविलेज? तो पहला, फर्स्ट, पार्लियामेंट के अंदर हर एक मेंबर को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट होता है। मतलब वो चाहे तो किसी को भी कुछ भी बोल सकता है, जो चाहे वो बोल सकता है। और पार्लियामेंट के अंदर कही गई किसी मेंबर्स की बात को लेकर कोई व्यक्ति डेफेमेशन का केस नहीं कर सकता, मतलब मानहानि का केस। जैसे पार्लियामेंट में किसी ने वित्त मंत्री को कहा कि वित्त मंत्री चोर हैं, तो ये तो मानहानि है। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर कहा तो वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर आएगा, तो वो कहेंगे कि आप प्रूफ करिए ये बात को। लेकिन पार्लियामेंट की सीढ़ी से जैसे ही बाहर निकल के बोला कि वित्त मंत्री चोर हैं, तो तुरंत डेफेमेशन का केस लगेगा। बच्चा ध्यान रखना, समझे बात को? ये इसलिए दिया गया है ताकि सारे मेंबर्स फ्रीली अपनी सारी बात पार्लियामेंट में रख सकें, ये ध्यान रखेगा। दूसरा राइट, यानी जो है बोलने की स्वतंत्रता है इनको, ये ध्यान रखेगा पहले नंबर। दूसरा नंबर, देखो, पार्लियामेंट के सत्र यानी सेशन चलने से 40 दिन पहले और 40 दिन बाद इनको किसी भी मामले में नहीं, किसी भी सिविल मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। जैसे हमने किसी को लपेट के एक थप्पड़ दे दिया, क्रिमिनल मामला है। और हमने किसी ज़मीन पर ज़बरदस्ती घर बना दिया, सिविल मामला है। सिविल मामला जिसमें जुर्माना मिलता है, और आपराधिक मामला जिसमें जेल होती है। ध्यान देगा, 2 केस हैं। तो अगर एमएलए साहब किसी को चाकू मार देंगे तो गिरफ्तार हो जाएंगे, लेकिन अगर एमएलए साहब किसी ज़मीन हड़प लेते हैं ज़बरदस्ती, तो वो गिरफ्तार नहीं होंगे। ध्यान दें, ओके। तो ये 2 हमारे यानी बोलने की स्वतंत्रता होगी, और हमारा क्या होगा, 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक किसी भी व्यक्ति को, मतलब किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सिविल के मामले में आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये हमारा पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है, ये ध्यान रखिएगा। ये सभी मेंबर्स को रखा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर हम ऐसा ना करेंगे ना, तो मामला हो जाएगा गड़बड़। पता चले डेली
सुबह शाम किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कोई एलिगेशन लगा दिया, अब पता चले तो वो अपने आप को प्रूव करते में चला जाएगा, तो काम हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए हमने इसको ऐसे बचाया, ठीक है। तो ये हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का ये हो गया। अब देखिए, कोई मुझे टाइम बता, 5 मिनट अच्छा। देखो अब हम लोग इसके बाद से अगर पढ़ें तो 3-4 चीज़ें हैं। क्या है, देखिए, ये हमारी पार्लियामेंट की जो विशेष चीज़ें थी। देखो क्या क्या याद रखना है, ये 40 दिन वाला मामला ध्यान रखना है, बोलने की स्वतंत्रता होगी ये भी ध्यान रखना है, प्लस जो 60 दिन में डिस्क्वालिफिकेशन वाला बात किए थे वो भी याद रखना है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज आर्टिकल 105 में है, ये भी ध्यान रखना है। जो मैंने उधर स्पीकर के पावर बताए, मनी बिल को डिफाइन करता है, संयुक्त बैठक की क्या करता है, अध्यक्षता करता है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है उसमें बेहतरीन तरीके से। अब देखो, अब हम लोग कुछ इधर बढ़ते हैं। अब जो हमारा नया टाइटल जो होगा, ये टाइटल होगा कि संसद की विधायी प्रक्रिया, मतलब लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब कैसे पार्लियामेंट में हम लोग बिल को पास करते हैं। अब इसके कई सारे सेगमेंट हैं और कई सारी चीज़ें हैं, चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। देखिए, और इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। जैसे आपने बिल्स के टाइप देखे होंगे। पहला एक आपने सुना होगा सिंपल बिल, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, साधारण विधेयक। दूसरा आपने सुना होगा मनी बिल, ठीक है, धन विधेयक। तीसरा आपने सुना होगा फाइनेंशियल बिल, मतलब वित्त विधेयक। और चौथा आपने सुना होगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। साधारण विधेयक आर्टिकल 107, मनी बिल आर्टिकल 1110, फाइनेंशियल बिल 117 और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 368। जैसे मैंने बोला था कि आपको कुछ आर्टिकल बहुत ज़रूरी है याद करने के लिए, वैसे ये भी आर्टिकल आपको याद होने चाहिए। चलिए एक एक करके देखते हैं हम लोग। अब सिंपल बिल में, मनी बिल में, फाइनेंशियल बिल में, कॉन्स्टिट्यूशनल बिल में इनके क्या लीगल एंगल है, उन सबको हम लोग एक एक करके देखते हैं। देखो, सबसे पहले सिंपल में, और मैं कई सारे डायमेंशन लेके चलूँगा तो आप नोट करते हो तो करते चलिएगा, बढ़िया। देखो, पहली तो बात ये, मैंने जब राष्ट्रपति पढ़ाया था आपको, तो राष्ट्रपति में मैंने बताया था कि कुछ ऐसे बिल हैं जो राष्ट्रपति से पूछ कर आते हैं, यानी प्री अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट से आते हैं। तो ये बताइए, क्या सिंपल बिल को लाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता है क्या? तो आप कहोगे कि सिंपल बिल को लाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। पहला पॉइंट ही हो जाएगा। दूसरा, ये बताइए, जैसे हम लोगों ने बात किया था हल्का सा कि मनी बिल, या फिर अगर हमको जो राज्यसभा का चेयरमैन है, मतलब उपराष्ट्रपति को हटाना है, तो वो बिल लोकसभा में आएगा कि राज्यसभा में आएगा? ओनली इंट्रोड्यूस इन वेयर, राज्यसभा। इन द सेम वे सिंपल बिल कहाँ इंट्रोड्यूस हो सकता है? तो आप कहोगे ये लोकसभा या राज्यसभा कहीं पर भी पेश किया जा सकता है। ओके। तीसरा, फिर आपसे पूछा जाए कि सिंपल बिल होता क्या है, तो आप कहोगे देखो, जो बिल, ठीक है ना, जो बिल मनी बिल नहीं है, जो बिल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नहीं है, जो बिल मनी बिल नहीं है, जो बिल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नहीं है, वो बिल क्या है? सिंपल बिल। जैसे जो डेली रोज की चीज़ें हैं और जो डेली मतलब आपके काम चल रहे हैं उसमें जो बदलाव होते हैं वो क्या है? सिंपल बिल है। जैसे जो कृषि 3 कानून हैं, वो कृषि के तीनों कानून क्या हैं? आपके सिंपल बिल है। ध्यान रखना, 3 तलाक विधेयक जो आया, जो ट्रिपल तलाक वाला बिल था, वो भी क्या है? वो भी एक प्रकार का सिंपल बिल ही है। लेकिन हमने 10% EWS को रिजर्वेशन दिया, वो बताओ सिंपल बिल है क्या? नहीं, वो सिंपल बिल नहीं है, वो है संविधान संशोधन विधेयक। हर साल जो हम लोग बजट पेश करते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर ने जो पेश किया, वो क्या सिंपल बिल होता है क्या? नहीं, वो क्या है? समझे बात को? तो सिंपल बिल जो नॉर्मल कंडीशन से होते हैं वो होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट और क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर सिंपल बिल पास होके गया प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट के पास कितने राइट? या तो पास या तो
फेल या तो रिकंसिडरेशन के लिए वापस। ये तीसरा पॉइंट हो जाएगा। ओके, फोर्थ नंबर कि ये कौन से मेजॉरिटी क्या चाहिए इसके लिए, मतलब कैसे पास होगा ये, तो आप क्या बोलोगे, सिंपल मेजॉरिटी यानी 50% प्लस 1। अच्छा, सिंपल बिल पर क्या लोकसभा को ज़्यादा राइट है, राज्यसभा को कम राइट है, या फिर राज्यसभा को ज़्यादा राइट है, लोकसभा को कम राइट है, या फिर दोनों को सेम राइट है? ध्यान रखिएगा, दोनों को सेम राइट प्राप्त है। तो सेम राइट प्राप्त है, ये ध्यान रखिएगा, सेम। ओके, अब देखिए एक शब्द है, देखो ये सारी लीगलिटी जब आप स्टेटमेंट पढ़ोगे ना तो ऐसे आता है, सामान्य विधेयक के लिए, फिर सिंपल विधेयक के लिए, सिंपल बिल के लिए निम्न कथनों पर विचार करिए। अब विचार करिए, वही स्टेटमेंट दे देगा जो मैं लाइन बता रहा हूं। तो देखिए, अब एक और बात कि क्या इस सिंपल बिल पर ज्वाइंट मीटिंग हो सकती है? ज्वाइंट मीटिंग या ज्वाइंट सिटिंग? तो आप क्या कहोगे, यस, मतलब सिंपल बिल पर ज्वाइंट सिटिंग हो सकती है। ये सारा आपका मामला हो गया हमारा सिंपल बिल का खत्म। मतलब सिंपल बिल इंट्रोड्यूस इन एनीवेयर एनी पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा, देयर इज नो प्री अप्रूवल, इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है किसकी, राष्ट्रपति के पूछने की। फिर उसके बाद से इसको लोकसभा राज्यसभा कहीं पे भी इंट्रोड्यूस करेंगे। फिर उसके बाद से राज्यसभा को इस केस में सेम राइट, जैसे लोकसभा को राइट प्राप्त है वैसे ही राज्यसभा को प्राप्त है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति को इसमें 3 राइट हैं, एक तो या तो यस, नो या फिर रिकंसिडरेशन के लिए वापस कर सकता है। और हाँ, अगर रिकंसिडरेशन के लिए वापस किया और फिर से उस पर पार्लियामेंट ने फिर भेज दिया तो राष्ट्रपति को क्या करना पड़ेगा, बाइंडिंग है सिग्नेचर करने के लिए। इसके साथ साथ मेजॉरिटी कैसी चाहिए, 50%। ओके, कोई डाउट नहीं, और ज्वाइंट सिटिंग इसमें हो सकती है। ओके, चलिए दूसरे पे आते हैं। कौन सा नंबर, मनी बिल। अब इसी एंगल पर हम लोग सबको कंपेयर कर लेंगे और आपका सब तैयार हो जाएगा। पहले मनी बिल, तो मनी बिल को लाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता यस है, ठीक है। और जैसे ही जब ये पावर आएगा, मतलब पूर्व अप्रूवल आएगा, यहां पर एक राइट खत्म हो जाएगा। कौन सा, यानी अब राष्ट्रपति या तो उसको पास करेगा या तो खत्म करेगा, मतलब रिकंसिडरेशन के लिए वापस नहीं करेगा। अच्छा, इधर अगर मनी बिल आ गया है तो मनी बिल ओनली इंट्रोड्यूस इन वेयर, ओनली इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। तो क्या राज्यसभा को सेम राइट है? नहीं, आप कहोगे कि राज्यसभा को सेम राइट नहीं है। तो कौन, किसको ज्यादा राइट है, लोकसभा इज ग्रेटर देन राज्यसभा। क्यों? अगर लोकसभा ने मनी बिल को पास कर दिया तो राज्यसभा उसको बस 14 दिन तक रोक सकता है। 14 दिन के अंदर अगर उसने पास किया तो भी ठीक, नहीं पास किया तब भी कोई ठीक, अगर उसमें कुछ अमेंडमेंट किया तब भी कोई बात। अमेंडमेंट अगर लोकसभा चाहे तो माने, ना चाहे तो न माने। मतलब अगर इनको एक लाइन में पूछा जाए कि मनी बिल के कंटेस्ट में राज्यसभा को क्या पावर है, तो मैं बस ये कहूँगा मनी बिल के कंटेस्ट में राज्यसभा को सिर्फ 14 दिन रखने की पावर है, बाकी कुछ नहीं। ध्यान रखें, बाकी सब पावर किसके पास है, लोग। ओके, इधर मेजॉरिटी कैसी होनी चाहिए, सिंपल होगी बस। और ज्वाइंट मीटिंग हो सकती है कि नहीं, ध्यान रखिएगा, मनी बिल पर ज्वाइंट मीटिंग नहीं होती है, ध्यान रखें। ओके, ये दोनों डायमेंशन खत्म आपके मनी बिल। और हाँ, मनी बिल है, ये डिसाइन कौन करता है, स्पीकर ऑफ द हाउस। ओके, अब आइए दूसरा कौन सा है, फाइनेंशियल बिल 117 आर्टिकल में है। और फाइनेंशियल बिल में ये बात कर रहे हैं कि इसमें 2 टाइप के हैं, दोबारा गलती मत करना। अब देखिए, फाइनेंशियल बिल में आर्टिकल 117 2 टाइप का। फाइनेंशियल बिल मनी बिल में क्या अंतर है, एक चीज हल्का सा समझ लीजिए, हल्का सा, फिर हम लोग समझ लेंगे। मनी बिल क्या है, धन विधेयक क्या है। ये मैंने बोला कि 3 खाते हैं सरकार के, तो मनी बिल संबंधित है, चाहे तो सरकार कहीं टैक्स बढ़ा रही है यानी टैक्स में कोई परिवर्तन कर रही है, या फिर सरकार कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से क्या कर रही है, पैसा निकाल रही है या फिर डाल रही है। इसके साथ साथ किसी भी प्रकार का मनी से संबंधित बिल हो तो उसको हम मनी बिल में डाल देते हैं। फाइनेंस बिल क्या होता है, तो ये कहता है ना फाइनेंस बिल, इसमें 2 प्रकार के हैं। फाइनेंस बिल एक होता है, देखो अब इसके आर्टिकल 2 है, थोड़ा मुझे जगह चाहिए, इन दोनों को मैं मिटा दूं।
फाइनेंस बिल जो है आर्टिकल 117, इसमें दो टाइप, एक टाइप फर्स्ट और एक होता है टाइप सेकेंड। अब देखो, जो फाइनेंस बिल्स आर्टिकल 117 के टाइप फर्स्ट है और टाइप सेकेंड है, अगर इसका मैं आर्टिकल कहूँ तो आप कहोगे आर्टिकल 117 सब क्लाज फर्स्ट, और इसको कहोगे आर्टिकल 117 सब क्लाज थर्ड, सेकेंड नहीं थर्ड, दूसरा वाला। अगर ऐसे टाइप फर्स्ट भी दो प्रकार का होता है, लेकिन इतना डिटेल ये अगर आप बैंकिंग वैंकिंग की तैयारी करते हो तो जानिए, बाकी ऐसा है। तो टाइप फर्स्ट टाइप सेकेंड। अब देखो, जो आर्टिकल 117 का टाइप फर्स्ट है, यानी आर्टिकल 117 सब क्लास फर्स्ट, ये सेम होता है एज ए मनी बिल, यानी जैसे मनी बिल को पास किया जाता है उन द सेम वे, उसी प्रकार आर्टिकल 117 के टाइप फर्स्ट के बिल को पास किया जाता है। देखो, यानी अगर कोई बिल है, उस बिल में हम देखेंगे कि कैसे ये फाइनेंस, अब देखो, अब आप सोच रहे होगे कि कैसे पता करेंगे, यही तो रोल आता है स्पीकर का, इसीलिए तो स्पीकर बैठा है। स्पीकर वो बैठा है, वही डिसाइड करेगा कि ये फाइनेंस बिल है कि ये मनी बिल है, वो तुरंत बता देगा। और बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है ये, क्योंकि आपको पता है कि आधार का जो विधेयक है, आधार बिल, जो आधार हमारा जो पास हुआ है, ये आधार बिल ध्यान रखिएगा मनी बिल करके पास किया गया है, जबकि उसमें सारे कैरेक्टर सिंपल बिल के हैं। तो कई बार लोकसभा में लोग सरकारें चाहती हैं कि हम अपने हिसाब से पास करें, तो इसलिए किसी भी बिल को वो स्पीकर से, क्योंकि अब स्पीकर जो बोल देगा उसकी जुडिशियल रिव्यू भी नहीं होगी, तो उसको आप कहीं चैलेंज भी नहीं कर सकते। तो क्या दिक्कत है भैया, स्पीकर अपना रहेगा, जिसको चाहे उसको मनी बिल बना देंगे, राज्यसभा को कोई पावर नहीं होगी, आराम से पास कर देंगे। तो ये फायदा होता है स्पीकर का। तो आर्टिकल 117(1) कहता है कि अगर किसी बिल में आर्टिकल 110 के कैरेक्टर शामिल हैं, अगर किसी बिल में आर्टिकल 110 के कैरेक्टर शामिल हैं अब प्लस कुछ और एक्स्ट्रा कैरेक्टर शामिल हैं जो फाइनेंशियल बिल के हैं, तो अगर आपको पूछा जाए कि फाइनेंशियल बिल क्या होता है, तो आप कहते हो कि वह बिल जिसमें मनी बिल और फाइनेंशियल बिल और सिंपल बिल तीनों के कैरेक्टर शामिल होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वित्त विधेयक। तो देखिए, तो फाइनेंस बिल टाइप फर्स्ट जो आर्टिकल 117(a) है, ये टोटली मनी बिल के जैसा पास होता है, और फाइनेंस बिल 117 जो टाइप सेकंड है, यानी 117(3) है, ये हमारा क्या होता है, आप कहोगे ये एक सिंपल बिल के जैसे पास होता है। अर्थात अगर मैं कहूं कि आर्टिकल 117(1) राष्ट्रपति से पूछ कर आएगा, यस, कहां पर पेश होगा, लोकसभा में। लोकसभा मजबूत होगी कि राज्यसभा, लोकसभा। क्या ज्वाइंट सीटिंग होगी, नहीं होगी। राष्ट्रपति के पास कितने अधिकार, या तो पास या तो फेल, मेजॉरिटी, सिंपल। अब मैं कहूं कि आर्टिकल 117 टाइप थर्ड, ये वाला, इसमें क्या, तो आप कहोगे सिंपल बिल, मतलब कैसे, राष्ट्रपति से पूछने की आवश्यकता नहीं होगी। राष्ट्रपति के पास कितने पावर, पास, फेल या रिकॉन्सिडरेशन। कहां पर पेश होगा, तो कहीं पर भी पेश हो सकता है, लोकसभा एज वेल राज्यसभा। किसको कितनी पावर, दोनों को समान पावर। ज्वाइंट सीटिंग होगी, पास कैसे होगा, 50%। बस यही अंतर है हमारे फाइनेंस बिल और हमारे लोकसभा बिल। अब देखिए, किसी भी प्रकार की डिस्प्यूट जो होता है, जैसे आपके मन में आ रहे होंगे, वो सारा डिस्प्यूट आपका स्पीकर ख़त्म कर देता है। अगर उसको लगा थोड़ा सा भी, क्योंकि सरकार को तो चाहिए मनी बिल बनाना है, आसानी से पास हो जाएगी, तुरंत वो मामला कर देता है मनी बिल। तो आपके कॉम्प्लिकेशन होती ही नहीं है, क्योंकि सारा राइट उसके पास है। तो जिसको चाहे वो उसको मनी बिल कर सकता है, जिसको चाहे उसको वो सिंपल बिल मतलब अदर बिल कर सकता है। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, तो इसको हम आर्टिकल 368 में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज की जो क्लासेज हैं मैं यहीं पे ब्रेक करता हूं। एक और चीज़, इसके बाद जो क्लास होगी आपकी, तो वो क्लासेज कैसे होगी, तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करूंगा, ध्यान रखिएगा, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग, जैसे शून्यकाल, प्रश्नकाल ऐसे होते हैं, कुछ समितियां हैं उनको भी देखेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट पे मर्ज कर देंगे, ठीक है ना। तो जय हिंद, जय हिंद।